हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा टॉपिक है थर्स्टन के बारे में। हम इंटेलिजेंस की थियरीज कर रहे थे एंड इससे पहले हम ऑलरेडी 2 थियरी कर चुके। तो हमने किस किस के बारे में बात कर ली? हमने ऑलरेडी यूनिफैक्टर को पढ़ लिया। यूनिफैक्टर थियरी दी थी एल्फर्ड बिने ने। फिर हमने बात की 2 फैक्टर थियरी के बारे में जो हमने पढ़ी थी स्पीयरमैन के टॉपिक में। अब हम बात करेंगे ग्रुप फैक्टर थियरी के बारे में, ठीक है। तो ये जो ग्रुप फैक्टर थियरी है ये दी थी थर्स्टन ने, एंड थर्स्टन एक अमेरिकन है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ध्यान रखना। अच्छा, थर्स्टन की थियरी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इनकी थियरी को थोड़ा सा आपने ध्यान से सुनना है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं वो मल्टी इंटेलिजेंस को ग्रुप फैक्टर के साथ जोड़ते हैं, तो ये बिल्कुल अलग है, ध्यान रखना। मल्टी इंटेलिजेंस अलग है, ग्रुप फैक्टर थियरी अलग है। ओके, तो अब देखो थर्स्टन ने क्या कहा। थर्स्टन ने कहा कि भाई इंटेलेक्चुअल वर्क करते वक्त हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज नहीं होती। उन स्पेसिफिक एबिलिटीज की बात की जो कि स्पीयरमैन ने कहा था। स्पीयरमैन की आइडियाज को इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास इंटेलेक्चुअल वर्क करने के लिए कोई स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं होती, बल्कि देयर आर सम कॉमन मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कुछ कॉमन मेंटल एबिलिटीज होती हैं, कॉमन मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, तो थर्स्टन ने कहा कि इंटेलेक्चुअल वर्क करते वक्त हमारे पास कोई स्पेसिफिक एबिलिटीज नहीं होती, बल्कि देयर आर सम कॉमन मेंटल एबिलिटीज, कुछ कॉमन मेंटल एबिलिटीज होती हैं। अब ये कॉमन मेंटल एबिलिटीज का अपना अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया। ठीक है, तो इनका अपना ग्रुप क्यों होता है? देखो, बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज मिलके एक ग्रुप बनाती हैं। जैसे कि सपोज करो इसमें है X1, X2, X3, ऐसे ही Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3। ध्यान से सुनना, थर्स्टन ने कहा कि हमारे पास कुछ कॉमन मेंटल एबिलिटीज होती हैं। अब ये जो कॉमन मेंटल एबिलिटीज हैं इनका अपना ग्रुप होता है, लेकिन ये ग्रुप बनता कैसे है? ये ग्रुप बनता है कि भाई जब कुछ मेंटल एबिलिटीज में, जब सर्टेन मेंटल एबिलिटीज में वन फैक्टर कॉमन हो। ठीक है, वन फैक्टर क्या हो? कॉमन हो। तो जब इनमें वन फैक्टर कॉमन होगा तो ये एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, कुछ मेंटल एबिलिटीज में जो फैक्टर कॉमन होगा वो एक साथ मिलकर ग्रुप बना लेंगी। इन मेंटल एबिलिटीज में जो फैक्टर कॉमन होगा ये एक साथ मिलकर ग्रुप बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या कॉमन है? इसमें X कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें Y कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें Z कॉमन है। आई बात समझ में? तो अब इन्होंने कहा कि बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज मिलकर एक क्लस्टर बना लेती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप में बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज हो गई, लेकिन उन मेंटल एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही प्राइमरी फैक्टर होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो इन्होंने कहा कि जो ये ग्रुप है, इन ग्रुप में जितनी भी मेंटल एबिलिटीज हैं इनको रिप्रेजेंट करने वाला सिर्फ वन प्राइमरी फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब देखो, इसका भी एक प्राइमरी फैक्टर, इस ग्रुप में जितनी मेंटल एबिलिटीज है उसका भी एक प्राइमरी फैक्टर, इस ग्रुप में जितनी मेंटल एबिलिटीज है उनका भी एक प्राइमरी फैक्टर। एंड ये जो प्राइमरी फैक्टर होते हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। एक दूसरे के साथ ये कभी भी रिलेट नहीं करते, डिपेंड नहीं होते एक दूसरे से, ना को रिलेट करते, बल्कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं प्राइमरी फैक्टर की बात थर्स्टन ने कही और इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी हैं। देखो, थर्स्टन की जो ये थियरी है ना, बुक में आप उठा के देखोगे बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दी हुई है, तो इसलिए मैंने इसको जितना हो सके आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं इसको दोबारा से समझा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, थर्स्टन ने कहा कि भाई हमारे पास कोई स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं होती, बल्कि क्या होता है, कुछ कॉमन
मेंटल एबिलिटी होती हैं। अब ये जो कॉमन मेंटल एबिलिटी, CMA मैंने लिख दिया है, ये ना अपना अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि इन्होंने ना ग्रुप बना लिया, अब इसमें जैसे कि ये मेंटल एबिलिटीज आ गई, इसमें ये वाली आ गई बहुत सारी, इसमें भी बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज आ गई। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। अब ग्रुप कैसे बनाया, आप खुद पे लगा कर देखो। आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ दोस्त बनना पसंद करोगे जो आपके जैसे हो, जो आपके जैसा सोचते हो, है ना। सो ऐसे ही ये ग्रुप भी, ये जो मेंटल एबिलिटीज है, ये भी तभी ग्रुप बनाएंगी जब इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो इनमें भी वन फैक्टर कॉमन होता है, इनमें भी वन फैक्टर कॉमन होगा, इन सभी मेंटल एबिलिटीज में भी वन फैक्टर कॉमन होगा। लेकिन इन सब मेंटल एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला जो होगा ना, वो होगा एक प्राइमरी फैक्टर। एंड सभी मेंटल एबिलिटीज का जो ग्रुप है, ठीक है, सभी मेंटल एबिलिटीज का जो ये ग्रुप बना हुआ है, इन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक एक अलग प्राइमरी फैक्टर होता है। एंड ये अलग अलग प्राइमरी फैक्टर एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्हीं प्राइमरी फैक्टर की थर्स्टन ने बात कही एंड इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा, अच्छा एक चीज और, इन्होंने पहले तो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी, फिर बाद में इन्होंने इसमें 2 ऐड कर दी थी, 2 और ऐड कर दी, तो 9 मेंटल एबिलिटीज हो गई थी। लेकिन आपको 7 बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो जो 2 बाद में ऐड हुई बस उनके नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, ये इंडिपेंडेंट है। इस चीज को आप स्टार मार्क करोगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट। अब देखो इन्होंने कहा वर्बल मीनिंग एबिलिटी, ठीक है। वर्बल मीनिंग एबिलिटी का मतलब है कि भाई ये जो टेस्ट होता है, इस एबिलिटी का जो टेस्ट होता है वर्बल मीनिंग एबिलिटी का, तो ये इस तरीके से टेस्ट होता है कि आपको कुछ गिवन वर्ड दिए जाएंगे, कुछ वर्ड, कुछ शब्द दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर देखा जाएगा कि आपने उनमें से कितना कुछ अंडरस्टैंड किया, कितने शब्दों को आपने ग्रैस्प किया, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि आपके सामने अगर कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ दे, मतलब एक पूरा एक पैराग्राफ पढ़े, तो उस पैराग्राफ को आपके सामने पढ़ा जाए एंड आपने उनमें से कितने वर्ड्स को ग्रैस्प किया, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, वही किस में आता है, वर्बल मीनिंग एबिलिटी में आता है। नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि आप स्पॉन्टेनियसली एकदम से कितने वर्ड बना सकते हैं, कितने नए वर्ड आप बना दोगे, कितने नए तो बनाओगे ही, अप्रोप्रिएट मतलब कितने सही वर्ड बनाओगे, वो आपका आएगा वर्ड फ्लुएंसी में। मतलब आपकी शब्दों पर कितनी पकड़ है एंड शब्दों को आपने कितनी जल्दी बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं चलो पी लेटर्स, इनिशियली पी लेटर है, पी से जितने भी आप वर्ड बना सकते हो बनाओ, तो जिसने ज्यादा वर्ड बनाए दैट मीन्स कि उसकी वर्ड फ्लुएंसी अच्छी है। इसके अलावा इसमें एक और तरीका होता है कि आपको एंड लेटर दे दिया जाएगा कि लास्ट में आर लेटर हो और अब बताओ आप कितने वर्ड बना सकते हो। सो कहने का मतलब है वर्ड फ्लुएंसी में ना आपको बिगनिंग का, बीच का या फिर लास्ट का ऐसे लेटर दे दिया जाता है एंड फिर देखा जाता है कि आपने कितने वर्ड बनाए, नए वर्ड बनाए एंड अप्रोप्रिएट वर्ड बनाए, मतलब बिल्कुल सही वर्ड बनाए। नेक्स्ट है स्पाशियल एबिलिटी। स्पाशियल एबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू थिंक, क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्टी स्पेस एंड यूज ऑफ दैट स्पेस। देखो आपने आर्किटेक्चर देखा होगा ना, आर्किटेक्चर जो स्टाइल होता है बेसिकली क्या होता है कि जो आर्किटेक्ट होते हैं जब वो अपना आर्किटेक्चर का कोर्स करते हैं, उनको पता है कि उस टाइम पर उनको बहुत सारी ऐसी मतलब स्केल के साथ बहुत सारे ऐसे जो खाली स्पेस होते हैं उनको भरना होता है, ये देखना होता है कहाँ वो ड्राइंग रूम बनाएंगे, कहाँ वो किचन बनाएंगे, इस तरीके की चीज़ें बेसिकली। तो जो आर्किटेक्चर है उसमें यूज़ किया जाता है स्पाशियल एबिलिटी को। तो जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं जब वो एक खाली जगह देखते हैं, जैसे कि 50 गज, 60 गज या 100 गज का जो वो एक ज़मीन देखेंगे, तो वो अपने माइंड में से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यहाँ पर किचन बन जाएगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम बन जाएगा, हमें इतना स्पेस छोड़ना है ताकि घर में सफोकेशन फील ना हो, हमें किस तरीके से किस किस रूम में वेंटिलेशन देना है, राइट। इस तरीके से वो पूरा माइंड मैपिंग कर लेते हैं एंड उसी को कहते हैं स्पाशियल एबिलिटी। इसके अलावा विजुअलाइजिंग द शेप,
विजुअलाइजिंग द शेप का मतलब होता है कि भाई जो आर्किटेक्ट्स होते हैं बेसिकली वो अपने माइंड में ही ये एक मैप बना लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं कि एक 50 गज में वो कितने कमरे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, एंड इस तरीके से घर बनाना कि वो घर स्पेशियस भी लगे। एंड इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल एक खाली स्पेस है और उसमें किस तरीके से जो चेयर्स होंगी वो चेयर किस तरीके से लगाई जाएंगी, किस तरीके से अलाइन की जाएंगी ताकि वो एरिया सुंदर लगे। तो इस तरीके की विजुअलाइजेशन जो होती है 3D इमेज वाली, वो स्पाशियल एबिलिटी में आती है। नेक्स्ट है न्यूमेरिक एबिलिटी। ये अरिथमेटिक से रिलेटेड है, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड है कि आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी कितनी अच्छी है, आपने न्यूमेरिक कैलकुलेशन कितना स्पीड से किया, एंड स्पीड से तो किया ही, कितना एक्यूरेट किया, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन कितनी एक्यूरेट है, वो सब किस में आता है, न्यूमेरिक एबिलिटी में आता है। इसके अलावा पजल फिट वाले जो वर्क होते हैं वो न्यूमेरिक एबिलिटी में आते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में आती है आपकी लॉजिकल थिंकिंग, मतलब आपके तर्क, ठीक है, आप कंपेयर करके देखते हो क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट है मेमोरी एबिलिटी। मेमोरी एबिलिटी जो है इसका मतलब है कि आपने कितनी जल्दी फास्ट लर्निंग की एंड आप कितनी जल्दी उसको रिकॉल करते हो, एंड आपका मेमोराइजेशन पावर कितना है, एंड जो आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया आप उसके साथ कैसे डील करते हो न्यू सिचुएशन में, वो भी देखा जाता है। इसके अलावा फिर है परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, टू परसीव क्विकली एंड डिसीजन मेकिंग। देखो परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी का मतलब मैं बताती हूँ, आपने ना बचपन में जो अखबार आते, अभी देखो मुझे नहीं पता आज के टाइम पर भी ये चीज़ें आती है कि नहीं आती हैं, क्योंकि अभी मेरे यहाँ अखबार नहीं आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा ये चीज़, आपने खुद सॉल्व भी की होगी बचपन में कि इस तरीके से ना एक कॉलम होता है, यहाँ पर एक कार्टून बना हुआ होता है, ठीक है, एक कार्टून बना हुआ होगा, ये कार्टून के तो यहाँ मैंने गलती से सींग ही बना दी है ठीक है, ये कार्टून बना हुआ है, तो आपके सामने न्यूज़पेपर में दूसरा एक और कार्टून बना हुआ मिलेगा, ठीक है, अब मैं दूसरा नहीं बना रही हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सिमिलर कार्टून होगा लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे, एंड वहां पर लिखा होता है कॉलम में कि फाइंड द 10 डिफरेंसेस। तो आपको क्या करना है, ये जो दूसरा कार्टून बना है इसको इससे मैच करना है और ये देखना है इसमें क्या क्या कमी है, वो सारी कमी आपको ढूंढनी है कि भाई इसकी आंख अलग है, इसके नाक अलग है, इसके बाल अलग है ना। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो किस में आती हैं, वो परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी में आती हैं कि आपने पिक्चर को कंपेयर किया, सिमिलर पिक्चर को, एंड उनमें जितना भी डिफरेंस है वो आपने फटाफट से बता दिया, ठीक है, आपने कितनी जल्दी परसीव किया, कितनी जल्दी समझा, वो आपकी किस में आती है, परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी में। देखो इसमें ना आपको बहुत इजी सा है एक्चुअली, ये थर्स्टन के बारे में अगर बात करें, इन्होंने जो ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी है, इसमें आपको कुछ ऐसा डिटेल में नहीं करना, जितना एग्जाम के पर्पज से आ सकता है सिर्फ उतना करना है, ठीक है, वरना तो आप पूरा दिन लगा दो चाहे थर्स्टन को पढ़ते पढ़ते, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर मैंने ये वन वर्ड से इसीलिए लिखे ताकि आप अपने नोट्स में भी इसी तरीके से उतार सकें। अब ये तो हुई 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बातें। अब 2 मेंटल एबिलिटीज जो इन्होंने अलग से ऐड की थी वो है एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक है डिडक्टिव, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग, एंड द अदर वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये थर्स्टन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।